नमस्कार। एक और वीडियो के साथ मैं अखिलेश सिंह। आप हमें श्री कृष्ण आईएएस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जहां हम लगातार अभी एनसीईआरटी ऑल आउट एडुटेरिया के द्वारा प्रकाशित जो किताब है उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक अभी हमने क्लास सिक्स एंड क्लास सेवेंथ के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, इन चारों को कवर कर लिया है। क्लास 6 और क्लास 7 के। क्लास 8 का भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और दोनों कवर कर लिए हैं, और आज जो है पॉलिटी हम लोग के कवर करने का दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में पॉलिटी पढ़ने का प्रयास करते हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 1 में भारतीय संविधान, चैप्टर 2 में धर्मनिरपेक्षता की समझ, चैप्टर 3 में संसद तथा कानूनों का निर्माण, चैप्टर 4 जो है न्यायपालिका के बारे में दिया है, चैप्टर 5 है हाशियाकरण की समझ, चैप्टर 6 है कि हाशियाकरण से निपटना, चैप्टर 7 है जन सुविधाएं, और चैप्टर 8 है कानून और सामाजिक न्याय। इन सभी को एमसीक्यू के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे और कुछ विस्तार से भी जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया अपडेट करें तो सबसे पहले आपको अपडेट मिले। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक भी करें, और जो भी अपना सुझाव हो, ऑडियो से, वीडियो से, कंटेंट से, जो भी हो, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आइए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है। पहला कथन है कि मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि 24 जनवरी 1950 को श्रम मंत्री का विभाग जयराम दास दौलत राम के पास था। बिल्कुल गलत है। ये जो है खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री थे। कौन? खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन? जयराम दास दौलत राम। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, तीसरा नंबर कथन है कि 24 जनवरी 1950 को खाद्य एवं कृषि मंत्री का विभाग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। तो ये भी गलत हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि मंत्री जो कौन थे? तो ये जयराम दास दौलत राम थे। तो कितने कथन सत्य हैं पूछा गया है, तो केवल और केवल एक कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल किस वर्ष राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र बनने में सफल रहा है? जो भारत का पड़ोसी देश नेपाल है, राजतंत्र को समाप्त कर दिया है और लोकतंत्र बना है, तो किस वर्ष? आपको ईयर पूछा जा रहा है। तो ये 2008 में। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 के बाद संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 यानी 12 साल तक लगभग कायम रही है, और अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेने शुरू किया, और फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर जो है पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने एक राजनीतिक दल के साथ मिलकर 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए हैं। तो इसी प्रकार जो है 2008 में राजतंत्र फिर समाप्त हुआ और लोकतंत्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघवाद, फेडरलिज्म जो है, इसका अर्थ पूछा जा रहा है कि क्या है? तो फेडरलिज्म जो है इसका अर्थ होता है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होना। देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना, ये बी नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है, ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है। कथन जो है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। बिल्कुल सही है। कथन जो है सही है। और कारण में दिया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। तो जो कथन और कारण है ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पिता नहीं माना जाता है। बिल्कुल उनके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से, और जो उनकी उपलब्धियां थी, अगर वो चाहते तो विदेशों में आराम से अपना जीवन गुजर बसर कर सकते थे, या फिर भारत में भी। लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ना सोचकर पूरे उस कम्युनिटी के बारे में सोचा,
केवल महार के बारे में, महार जाति से वो आते थे, महार जाति के बारे में नहीं सोचा, बल्कि जो है वो पूरे जो अछूत थे, जो सताए जा रहे थे, दबाए जा रहे थे, उनके बारे में सोचा और संविधान के सुरचना में अपना सहयोग दिया। इस वजह से उनको संविधान का पिता कहा जाता है, न कि अनुसूचित जाति के लिए, केवल सुरक्षात्मक व्यवस्था के लिए। तो ठीक है, तो इसका जो है कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं है, बी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृत किए जाने पर निम्न वक्तव्य जो है किनके द्वारा दिया गया था। यानी जो संविधान सभा द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी सभी के लिए एक वयस्क होने की, उसके बाद मत का अधिकार प्रदान करने के लिए जो वक्तव्य दिया गया, वो जो है किनके द्वारा दिया गया था, यही पूछा जा रहा है आपसे। क्या उन्होंने कथन दिया था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। ये जो है कथन, ये किसने कहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये के अय्यर के द्वारा कहा गया था। इनके द्वारा, के अय्यर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम को निर्धारित कीजिए। मौलिक अधिकार जो है किस क्रम में सही है, सबसे पहले किसका वर्णन किया गया है संविधान में, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो सबसे पहले जो है समानता का अधिकार दिया जाता है, यानी संविधान में सबसे पहले किसकी चर्चा है, समानता के अधिकार का। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा किया गया है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा की गई है और पुनः उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा किया गया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को और 1 अप्रैल 1950 को। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जवाब जो है 24 जनवरी 1950 को होगा और इसमें जो है अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए थे संविधान को लागू करते के समय। कुल 289 के लगभग, 284 के लगभग सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारत में किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम से रोकता है, मतलब कहा जा रहा है कि भारत के किसी राज्य का कोई नेता है और दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, तो वह कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। जैसा कि हालिया घटना है, महाराष्ट्र का है, शायद महाराष्ट्र का हमेशा यही रहता है और गुजरात में भी। तो यहाँ पर बिहारी लोगों को सताया और दबाया जाता है इस आधार पर कि ये बिहार से आते हैं। तो वो कौन से मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये हनन करते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में सभी नागरिकों को ये प्रदान किया गया है कि आप भारत के किसी राज्य क्षेत्र में जाकर वहाँ पे बस सकते हैं, बोलने की आज़ादी है। कुल 6 प्रकार की आज़ादी वहाँ पर प्रदान की गई है। तो कोई इसे रोकता है तो वो स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है उचित शब्दावली के आधार पर करना है। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले ब्लैंक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। किन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये जो है संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत या फिर औपचारिक रूप से कब प्रस्तुत किया था। किसका, संविधान सभा के गठन की मांग को किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी ये पूछा जाएगा, तो ये तिलक होगा, तिलक ने मांग किया था। इसके बाद विचार किसने प्रस्तुत किया था, तो एम.एन. रॉय ने। उसके बाद कांग्रेस ने पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कांग्रेस ने आखिर कब कहा था कि संविधान सभा होना चाहिए जिससे कि हम संविधान बना सके। तो ये वर्ष 1934 में
कांग्रेस ने शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। कथन दिया गया है कि संविधान न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझा समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि संविधान केवल यही तय नहीं करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझा समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। और दूसरा कथन दिया गया है कि संविधान जो है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करती है। पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें कथन सही है, तो ध्यान अगर दीजिएगा इन कथनों पर तो दोनों सही है। संविधान केवल यही तय नहीं करते हैं कि सरकार किस प्रकार की होगी, बल्कि उनका आदर्श क्या है, ये सभी भी मतलब जितने भी हैं सब संविधान तय करती है। इसके बाद संविधान पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करती है कि कौन राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेगा, कौन नहीं भाग लेगा, किन की हिस्सेदारी कितनी रहेगी, ये सभी तय करने की जिम्मेदारी जो है संविधान के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई 13 साल का बच्चा किसी कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो किस मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा? तो ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन माना जाएगा, क्योंकि संविधान में चर्चा है कि 14 वर्ष के बच्चों कम वर्ष के बच्चों को अधिक मतलब जितने भी क्या है भारी कामों में अगर किया जाता है तो जबरन मजदूरी कहा जाएगा उसको, और ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उनका हनन होगा। तो 13 साल का बच्चा दिया गया है तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज व्यवस्था यानी पॉलिटी का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि पॉलिटी का तात्पर्य क्या है, तो एक व्यवस्थित राजनीतिक संरचना वाला समाज, एक व्यवस्थित राजनीतिक संरचना वाला समाज पॉलिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या सही है? अगर आपने पढ़ा हुआ होगा प्रस्तावना में ही ये सभी शब्द हैं, उद्देशिका जिसे कहा जाता है, तो बिल्कुल भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत में कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट दी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण दिया गया है। कथन जो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम अंतर है, ये कथन में दिया गया है। तो बिल्कुल सही है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि जो अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच जो स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। यानी जो भारत में राज्य है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है, बिल्कुल सही है, इसलिए इसका उचित स्पष्टीकरण भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले किस बात की शपथ लेते हैं? अमेरिका के जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो किस बात की शपथ लेते हैं? तो ये वफादारी की शपथ डी नंबर ऑप्शन में होगा, जिसको अंग्रेजी में जो है प्लेज ऑफ एलिगियंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में सन 2004 ईस्वी में कानून में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा? किस देश में लागू किया गया है 2004 में? तो ये फ्रांस में ये व्यवस्था की गई है कि अगर बच्चे पढ़ने आएंगे तो वो धार्मिक चिन्ह या फिर प्रतीक है या फिर राजनीतिक चिन्ह है वो सभी बाहर ही रख के पढ़ने आएंगे। अगर वो धार्मिक और जो जितने भी राजनीतिक हथकंडे हैं अगर वो अपनाते हैं स्कूल में तो फिर वो पढ़ेंगे क्या? इसलिए इस आधार पर फ्रांस ने इसको बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी संविधान में संविधान संशोधन के जरिए, कौन से संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसा कानून बनाने से रोक दिया गया है? क्या कौन सा कानून बनाने से रोका है अमेरिकी संविधान में?
तो जो धार्मिक संस्थानों को पक्ष लेते हों, धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं, ऐसा कानून बनाने को किस संविधान संशोधन के द्वारा बैन किया गया है? अमेरिकी के संविधान द्वारा। तो ये सबसे पहले काम किया गया है, पहले संविधान संशोधन। अगर आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी संविधान में कुल अभी तक 7 ही बार संशोधन किए गए हैं, जिसमें से पहला संशोधन ये किया गया है कि धार्मिक संस्थानों का जो पक्ष लेते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करते हैं, जो ऐसा विधायक जो है वो अब विधेयक जो है नहीं बनेगा, कानून नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में हस्तक्षेप जो एक शब्द है उसका क्या अर्थ है? हस्तक्षेप शब्द का भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में, तो हस्तक्षेप का अगर बात करेंगे तो ये संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से किया जाने वाला प्रयास जो है वो हस्तक्षेप कहलाता है धर्मनिरपेक्षता के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथन पर विचार करें। कथन दिया गया है, पहला कथन है कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले शून्यकाल होता है। संसद का सत्र जो है ये एक प्रॉपर वीडियो हम पूरे विस्तार से बनाकर इसी चैनल श्री कृष्ण IAS यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दिए हैं। पॉलिटी के सेक्शन में जो पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां पर प्रोवाइड कराया जा चुका है। सबसे पहले आप वहां पर देख लीजिएगा, उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। तो पहला कथन है कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहला जो है वो शून्यकाल होता है, और दूसरा जो है शून्यकाल के दौरान संसद सदस्य ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसके जरिए सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों कथन गलत है। क्यों? क्योंकि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। कौन सा? प्रश्नकाल। शून्यकाल कब होता है? 12 बजे से 1 बजे के बीच में। तो प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इसके माध्यम से जो है सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर शून्यकाल ना होकर बल्कि कौन सा होगा? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के दौरान संसद सदस्य ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसके जरिए सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सत्य कथन का इसमें चयन करना है, तो न ही 1 होगा और न ही 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला कथन है कि केंद्रीय सचिवालय का निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। क्या ये सही है? तो जो इसमें 2 केंद्रीय सचिवालय में 2 हैं, एक साउथ ब्लॉक एक नॉर्थ ब्लॉक। तो ये 1930 के दशक में किया गया था, बिल्कुल सही है। साउथ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के दफ्तर हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि बाईं ओर जो है साउथ ब्लॉक है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय है। साउथ ब्लॉक में क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय है, और रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय है। तो ये दोनों गलत हो जाएगा, दूसरा नंबर कथन गलत हो जाएगा। और नॉर्थ ब्लॉक में जो है वो रक्षा मंत्रालय है, तो ये बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? कितने असत्य हैं? तो 2 कथन असत्य हो जाएंगे, 2 और 3 नंबर। और ध्यान दीजिएगा केंद्रीय सचिवालय की 2 मुख्य इमारत है, और यहाँ पर ब्लैंक जगह है, इसमें हम बता देते हैं। केंद्रीय सचिवालय हो गया, केंद्रीय सचिवालय, इसकी 2 ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। इन दोनों का निर्माण जो है 1930 के दशक में कराया गया। और नॉर्थ ब्लॉक के बारे में बात अगर हम करेंगे, नॉर्थ ब्लॉक के बाद देखेंगे तो नॉर्थ ब्लॉक में जो है वित्त मंत्रालय है और गृह मंत्रालय है। नॉर्थ ब्लॉक में कौन कौन से हैं? वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। और साउथ ब्लॉक में अगर बात करेंगे तो साउथ ब्लॉक में जो है PMO है, प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। PMO, रक्षा और विदेश मंत्रालय, इसको याद ही कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या फिर विद्रोह किया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह, देशद्रोह या फिर उपयुक्त में से सभी। तो ये जो है ये राजद्रोह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा ये शब्द जो है राजद्रोह कहा जाता है, लेकिन आजकल के मीडिया ने इसे
देशद्रोह नाम दे दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 ईस्वी में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, किस क्रम के, मतलब कौन सा क्रम का आम चुनाव था? तो ये जो है 17वां क्रम का चुनाव था। तो 17वें क्रम के चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी बनी, जो कि 303 सांसद इसके जीते हुए हैं। और दूसरे नंबर के इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है, जो कि 52 यानी 52 जीते हैं। और तीसरे नंबर की जो है वो समाजवादी पार्टी बनी है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना जीते हैं। सॉरी, यहाँ 2019 की बात की जा रही है, तो ये 2019 की बात नहीं, हम 24 की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो 2024 के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है। कथन दिया गया है कि 2004 ईस्वी के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई। तो 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, ये तो सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण ये नहीं है कि इसी के वजह से आम चुनाव में लागू किया गया। बिल्कुल दोनों तो सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन शब्दों को पढ़ना है और भारतीय संसद का गठन किसके किसके मिलने से होता है। तो आपको जैसा कि पता है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों के मिलने से संसद का गठन होता है। तो कौन कौन में दिया है? 1 में, 2 में और 3 में। 1, 2 और 3 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, ये इसका सही जवाब होता है, सी नंबर ऑप्शन में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। यानी अगर सहमति का विचार जो है लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, सहमति का अर्थ है चाह, तो ये जो है स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी होगा, ए नंबर ऑप्शन में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती संस्था क्या कहलाता था? तो ये जो है पूर्ववर्ती संस्था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहलाता था। यानी जब सर्वोच्च न्यायालय नहीं होते थे भारत में, तो उससे पहले कौन सी कोर्ट होती थी? कहीं तो न्याय किया जाता था, तो वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहलाता था। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है? तो कुल जो है 25 हैं अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर ताजा पूछा जाएगा तो 2019 में जो है आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना में अलग अलग उच्च न्यायालय बने हैं, तो ये कुल मिलाकर 25 हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनहित याचिका, जिसे PIL कहा जाता है, PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके संबंध में कथन पर विचार करना है। तो पहला कथन है कि 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को विकसित किया। तो बिल्कुल सही है, जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिएगा कि यह याचिका जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है और जिला न्यायालय में नहीं दायर की जा सकती है। जनहित याचिका के द्वारा न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 कथन केवल सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार यानी एक मौलिक अधिकार का हिस्सा है? आजीविका का अधिकार जो है मौलिक अधिकार का हिस्सा कब बन गया, किस वाद में? तो ये ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के वाद में ये आजीविका का अधिकार जो है जीवन का अधिकार यानी मौलिक अधिकार बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवानी कानून के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। पहला कथन दिया है कि दीवानी कानूनों का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। दीवानी कानूनों का संबंध जो है व्यक्ति विशेष के अधिकारों के अवहेलना या फिर उल्लंघन से होता है। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है।
और दूसरा है कि यदि कोई व्यक्ति दीवानी कानूनों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है। बिल्कुल गलत है, ये गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर, जेल नहीं बल्कि आर्थिक दंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कब और किन नगरों में की गई थी? तो ये जो है 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली नहीं, बिल्कुल गलत है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय किस स्थान पर स्थित है? अभी हम आपको बताए हैं कि अमरावती में आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय, जो कि 1 जनवरी 2019 से कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन इसमें सत्य बताना है। पहला कथन है कि सतत विकास लक्ष्य 2 का संबंध भूखमरी समाप्त करने से है। आपको यहाँ भी अवगत कर दें कि हम जो सतत विकास पर है, पूरी तरह से इस पे रिलेटेड एक वीडियो है जो कि सतत जो है कुल जितने भी सतत विकास के गोल्स हैं SDG 17 तक, हम इसको पूरी तरह से PT मेंस और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, इसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हल हो जाएंगे। दूसरा कथन है कि सतत विकास लक्ष्य 16 का संबंध शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं की स्थापना से है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों कथन जो है ये सही हैं, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए निम्न में से किनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन 2005 में किया गया था? तो ये जो है न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर के अध्यक्षता में किया गया था। घेटुलेशन जो है, इस शब्द का अर्थ क्या है? घेटुलेशन, तो इस शब्द का अर्थ जो है वो ऐसे इलाके या बस्ती जहां मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, इनको घेटोलाइजेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित जो न्यामगिरी पहाड़ी की जो है किस आदिवासी समुदाय के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? न्यामगिरी पहाड़ी जो है वो किस आदिवासी के लिए पवित्र स्थल है? तो ये डोंगरिया कोंड के लिए प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण दिया गया है। पहला कथन है कि भारत में मुसलमानों को हाशियाई समुदाय माना जाता है। बिल्कुल सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। ये भी सही है, लेकिन इसका स्पष्ट कारण नहीं है क्यों हाशियाई समुदाय, क्योंकि एक 14% कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो होता नहीं है कि यानी बहुत ही आबादी कम है, लेकिन कुछ दूसरा रीजन है, इसलिए उनको अल्पसंख्यक या फिर हाशियाई समुदाय माना जाता है। तो ये जो है कथन इसका उचित स्पष्टीकरण नहीं देता है। इसका उचित स्पष्टीकरण ये होगा कि सामाजिक आर्थिक उनमें डेवलपमेंट नहीं है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध क्या है? तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये 6 दिसंबर 2013 से इसको लागू किया गया है कि हाथ से जो मैला उठाते हैं उनके नियोजन का प्रतिषेध किया जाए, यानी उनके चयन पर रोक लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कथन दिया गया है। पहला कथन है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम वर्ष 1989 में पारित किया गया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। सॉरी, बिल्कुल गलत है, ये तो गलत हो जाएगा। वर्ष 1989 में नहीं बल्कि 2006 में पारित किया गया था। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि इस अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदाय के अधिकारों की मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक न्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। तो ये सही है। इसमें क्या पूछ रहा है? असत्य, इसलिए पहला कथन जो है असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। कौन अछूत समुदाय किस राज्य में रहते हैं? भंगी, पाखी, सिकलियार। तो जो भंगी जो हैं वो गुजरात में रहते हैं,
और पाखी जो है आंध्र प्रदेश में, और सिकलयार जो है तमिलनाडु में। तो इसमें मैच कर लीजिएगा, 1 का 3 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो अभी हम यहाँ पर चर्चा किए हैं, 2006 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशक से निम्न जाति निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा है। सुलभ इंटरनेशनल कैसा संगठन, किस प्रकार का संगठन है सुलभ इंटरनेशनल? तो ये एक गैर सरकारी जो है संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है कि पोर्तो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है जहां बहुत सारे लोग गरीब हैं। क्या ये कथन सही है? आपको बताना है। बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा है कि दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। ये भी सही है। दोनों कथन जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की गारंटी देता है। कौन? भारतीय संविधान। कथन दिया गया है, पहला कथन है कि सतत विकास लक्ष्य 6। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया सतत विकास से, एसडीजी से। आप वहां पहले वीडियो देख ले, श्री कृष्ण आईएएस यूट्यूब चैनल पर है, जिस पर अभी आप हमें देख रहे हैं। सतत विकास लक्ष्य 6 का संबंध जो है संवहनीय शहर और समुदाय से है। क्या ये सही है? तो ये जो है सत्य पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल गलत है। सतत विकास लक्ष्य 6 जो है जल और स्वच्छता से, जल और स्वच्छता से। और सतत विकास लक्ष्य 11 जो है वो संवहनीय शहर और समुदाय से है। ये दोनों को क्रॉस दिया गया है। तो सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो ना ही 1 और ना ही 2 होगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूरी संबंधी कानून क्या सुनिश्चित करता है? तो ये जो है श्रमिकों को कम भुगतान नहीं किया जाए और उन्हें उचित भुगतान मिले, ये सुनिश्चित करता है। कौन? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण घटित हुई थी? ये भी बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है और कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है इस गैस का रिसाव हुआ था और इसी वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई है और वहां पर अभी भी इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो कैसा रहा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसमें क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ये भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, और हमारा परिवार बड़ा हो सके ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, करंट के विभिन्न टॉपिक पे हम वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। वहाँ भी टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आप हमें जानते हैं कि हम पूरे विस्तार के साथ किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं। अगर टॉपिक पढ़ाना हो तो हम विस्तार से ही पढ़ाएंगे ताकि आपको पीटी और मेंस के पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल हो सके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।